यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडक्शन के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब कि हीट को किस तरह से ट्रांसफर किया जा सकता है। जो हीट है वो किस तरह से ट्रांसफर होती है, कितने तरीके हैं उसके ट्रांसफर होने के, वो हमने डिस्कस किया था। दैट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ हीट, और यू कैन से दैट हीट ट्रांसफर। और कितने मोड थे उसके? 3 मोड है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट मोड को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कंडक्शन। फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। तो कंडक्शन को हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी मेटेलिक रोड को या किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, उसका जब एक एंड गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होती है और वो हीट एनर्जी दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। तो वो हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं? हीट को कैसे ट्रांसफर करते हैं? इसमें पार्टिकल एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेंगे, पार्टिकल्स चल करके नहीं जाएंगे। जो किनारा, जो एंड हॉट रिजर्वॉयर के कांटेक्ट में होगा, जैसे कि इस रॉड के अंदर हमने ये देखा था कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया था और यहाँ पर हमने टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया था। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा, ये पार्टिकल्स के ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाएंगे। जो 50 डिग्री सेल्सियस पर है मतलब वो गर्म है, तो इसके ऑसिलेशन इंक्रीज होंगे, तो ये अपने आसपास के पार्टिकल्स के ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, साथ वाले पार्टिकल, जो एडजेसेंट पार्टिकल है, उसका ऑसिलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब वो हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। तो इस तरह से ऑसिलेशंस के थ्रू ये एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरह से इन सबकी मूवमेंट इंक्रीज होती जाएगी, इन सबका मोशन इंक्रीज होता जाएगा। अगर मूवमेंट इंक्रीज हो रही है तो सबका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर मूवमेंट इंक्रीज हो रही है तो सबका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से पार्टिकल्स एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, एक्चुअल मूवमेंट नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पर ऑसिलेट करते हुए एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। और ये हमने किसमें स्टडी किया? कंडक्शन मेथड में स्टडी किया। दिस इज द कंडक्शन प्रोसेस। और ये कंडक्शन प्रोसेस कहां पर देखने को मिलेगी आपको? सॉलिड्स के अंदर। जो सॉलिड्स हैं उसके अंदर हीट ट्रांसफर होता है थ्रू द कंडक्शन। तो ये अभी तक हमने स्टडी किया था। अब इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, उसको डिस्कस करते हैं। इससे ये समझ में आएगा कि कौन सा सब्सटेंस हीट को जल्दी ट्रांसफर करेगा और कौन सा सब्सटेंस हीट को ट्रांसफर करने में टाइम लेगा। जैसे कि डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस है। कॉपर एक मेटल है, उसकी हीट कंडक्टिविटी अच्छी है, थर्मल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है, मतलब कि वो हीट एनर्जी को जल्दी से ट्रांसफर कर सकता है। इसी तरह से हम लोग ग्लास की बात करते हैं। ग्लास, वूल, कॉटन, एयर, ये सब जो सब्सटेंसेज हैं ये क्या नहीं कर सकते, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बैड है। ये हीट को ट्रांसफर करते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में करते हैं, पर सेकेंड बहुत मिनिमल हीट एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। तो हम इनको इंसुलेटर बोल देते हैं, या ऐसा बोल देते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो थर्मल कंडक्टिविटी, इस क्वांटिटी से हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस हीट को जल्दी से ट्रांसफर करेगा और कौन से सब्सटेंस में हीट को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, मतलब धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होगा। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देखिए क्या होगी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड, या डायरेक्ट लिख देते हैं, इट इज ए मेजर ऑफ ability, it is a measure of ability of the solid to conduct heat through it. कंडक्ट लिख सकते हो या ट्रांसफर लिख सकते हो। कंडक्ट भी लिख सकते हैं, या इसकी बजाय हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ट्रांसफर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कंडक्शन मतलब चलना, ट्रांसफर होना। ओके, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी किसके लिए यूज किया जाता है? सॉलिड्स के लिए यूज किया जाता है। जनरली हम किसके लिए बात करेंगे? सॉलिड्स के लिए बात करेंगे कि ये अच्छा कंडक्टर है या बुरा कंडक्टर है हीट का। तो ये सॉलिड की एबिलिटी है क्या कंडक्ट करने की? हीट कंडक्ट करने की थ्रू इट, मतलब अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर करने की। और इसको हम लोग मेजर करेंगे।
तो उसी को क्या बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो किसी भी सॉलिड की एबिलिटी, मतलब कि वो कितनी हीट ट्रांसफर करेगा पर सेकंड, इसको बोला जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी। उसको क्या बोला जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, अब इसके बाद हम लोग कुछ कंसीडरेशन लेकर के चलते हैं, उसके बेसिस पर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होगा। देखिए हीट ट्रांसफर करनी है हमें, तो मैं यहां पर एक सोर्स लेता हूं, ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर है TC। दिस इज द सोर्स ऑफ द हीट, जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, मतलब जहां से हीट एनर्जी मिलेगी। और किसको हीट एनर्जी देनी है, तो आंसर है एक मेटलिक रॉड को। तो मैंने मेटलिक रॉड का एक एंड यहां पर फिक्स कर दिया, एक एंड को यहां पर फिक्स कर दिया, और दूसरा एंड देखिए, इसमें कुछ और अरेंजमेंट भी करने पड़ेंगे क्योंकि हीट लॉसेज होंगे, हीट का डिसिपेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो हीट एनर्जी कहां जाएगी, सराउंडिंग में भी तो जाएगी, उसके बारे में भी बात करते हैं अभी। और यहां पर यह है रिजर्वॉयर जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसका टेम्परेचर है TD। फॉर एग्जाम्पल भी साथ में लेकर के चलते हैं, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ये एक रिजर्वॉयर है जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, या हम इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सिंक। मतलब इसको जितनी भी हीट एनर्जी दे दें, इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। अब सिंक हम किसको बोल सकते हैं, सराउंडिंग को बोल सकते हैं। हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो एक तरह का सिंक है। अब हम जितनी भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो सारी हीट एनर्जी सराउंडिंग में जाती है, और उससे सराउंडिंग के टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का एटमोस्फेयर है, उसके टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, तो हम उसको सिंक बोल सकते हैं। तो जो सराउंडिंग है वो सिंक है, आप इसमें जितनी भी हीट एनर्जी रिलीज करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये एक सोर्स है, इससे हम जितनी भी हीट एनर्जी निकाल लें, इसका टेम्परेचर भी कम नहीं होगा। ये कंटिन्यू हीट एनर्जी को सप्लाई कर सकता है, तो ये एक सोर्स हो गया। इससे जितनी भी हीट एनर्जी निकाल ली जाए, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और ये जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। तो इसको आप रिजर्वॉयर बोल सकते हो या सिंक बोल सकते हो। दिस इज सोर्स, दिस इज सिंक। अब हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी। अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल के बेस पर हम क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ TC इज ग्रेटर देन TD, ये लिखा जा सकता है। जो सोर्स है उसका टेम्परेचर और जो रिजर्वॉयर है उसका टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा है, रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कम है। हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होगी, TC से TD की तरफ। दिस इज द हीट फ्लो, ये होगा हीट फ्लो, TC से किस तरफ होगा, TD की तरफ होगा। अब देखिए यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो धीरे धीरे इस रॉड का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से ये गर्म हो रही थी और इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या होगा, ये सराउंडिंग में हीट एनर्जी को क्या करेगी, रेडिएट करेगी, सराउंडिंग में भी हीट एनर्जी को रिलीज करेगी। तो हमें एक ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ये सराउंडिंग में भी हीट एनर्जी को क्या ना कर सके, रिलीज ना कर सके, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जितनी हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारी हीट एनर्जी ट्रांसफर थोड़ी हो रही है, कुछ हीट एनर्जी कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। मान लीजिए ये मेरे पास एक मेटलिक रॉड थी और इसको मैं यहाँ पर एक कैंडल लगा करके हीटअप कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको हीटअप करता हूँ, अब ये सारी की सारी फ्लेम्स तो इसको नहीं मिल रही है ना, कुछ एनर्जी कहाँ जा रही है, कुछ एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है। आप बोलेंगे सर हमने तो 100 जूल की एनर्जी दी थी, तो 100 जूल की एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की और 100 जूल की एनर्जी ही आगे ट्रांसफर हो रही है। कुछ एनर्जी खर्च हो रही है इसका टेम्परेचर राइज करने में, पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज करने में, कुछ एनर्जी खर्च हो रही है किसमें, इनका टेम्परेचर राइज करने में, क्योंकि इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे एंड का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होता जा रहा है, यहाँ का 100 डिग्री हुआ, फिर इधर का भी 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का भी 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में टेम्परेचर राइज होता जा रहा है आगे से आगे।
तो हमने 100 जूल की एनर्जी जो दी थी, क्या वो सारी एनर्जी इसको मिली? आंसर है नो, पूरी एनर्जी इसको नहीं मिल पाई। कुछ एनर्जी सराउंडिंग में जा रही है, कुछ एनर्जी कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में, और बाकी की जो एनर्जी बच रही है उससे इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर राइज होता है, उस एनर्जी को हम किससे लिखते हैं? MST से। जिस एनर्जी से टेम्परेचर चेंजेस होते हैं उसको हम किससे लिखते हैं? MST से लिखते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट। S इज द स्पेसिफिक हीट। तो पूरी एनर्जी इसको नहीं मिल पा रही है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी सराउंडिंग में रेडिएट हो रही है। तो हम ये मेजर नहीं कर पा रहे कि हमने जितनी एनर्जी दी थी उस एनर्जी से पूरी की पूरी रोड का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आंसर है नहीं होगा। तो यहां पर भी हमने एक अरेंजमेंट लगाया, इसके चारों तरफ हमने एक इंसुलेशन लगा दिया। दिस इज द इंसुलेशन, ताकि सराउंडिंग के अंदर भी हीट रेडिएशन ना हो। तो ये इंसुलेशन हमने यहाँ लगा। अब हमने सराउंडिंग में जाने वाली हीट एनर्जी को रोक दिया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो सोर्स है और 20 डिग्री सेल्सियस पर जो रिजर्वॉयर है, जो सिंक है, हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। और ये जो रोड है, इसकी लेंथ को हम लोग लिख देते हैं L से। दिस इज द लेंथ ऑफ द रोड एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रोड। ये जो A है, ये इस रोड का क्या होगा? एरिया होगा। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, अब हीट ट्रांसफर होगी, कहां से कहां तक ट्रांसफर होगी? फ्रॉम TC टू TD। दिस इज द एट द हाई टेम्परेचर एंड दिस रिजर्वॉयर एट द लोअर टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट यहां से क्या होने वाली है? ट्रांसफर होने वाली है। अच्छा, अब हम लोग एक वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो लिख सकते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो, मान लीजिए पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी जा रही है? डेल्टा क्यू। 100 जूल की एनर्जी गई 1 सेकंड में, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू इज द हीट एनर्जी, और डिवाइड बाय टाइम करने का मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? रेट की बात कर रहे हैं कि पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। मैंने आपको बोला टोटल एनर्जी 1000 जूल ट्रांसफर हुई, और कितने सेकंड में ट्रांसफर हुई? 10 सेकंड से। यहां से 1000 जूल की एनर्जी, 1000 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहां तक कितने सेकंड में? 10 सेकंड से। तो आप मुझे बताएंगे रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा? तो आप यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू लिखेंगे कि सर टोटल एनर्जी 1000 जूल है और कितने सेकंड में जा रही है? 10 सेकंड में। हमने 1000 जूल की एनर्जी इसको दी थी और 10 सेकंड बाद वो ट्रांसफर हुई दूसरे एंड तक। तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या हुआ? ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 जूल पर सेकंड। तो 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड ट्रांसफर होगी, तो 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड ट्रांसफर होगी। पहले सेकंड में 100 जूल मिले, दूसरे सेकंड में 100 जूल मिले, तीसरे सेकंड में 100 जूल मिले। तो ऐसा करते करते 10 सेकंड तक इस रॉड ने 1000 जूल एब्जॉर्ब कर लिया। इस रॉड ने 10 सेकंड तक 1000 जूल को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमने बोला रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है? 100 जूल पर सेकंड। 100 जूल 1 सेकंड में ये एब्जॉर्ब कर रहा है। दिस इज द रेट ऑफ हीट फ्लो। एब्जॉर्ब कर रहा है और आगे ट्रांसफर कर रहा है। ओके, रेट ऑफ हीट फ्लो को डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से भी लिखा जाता है, और एनसीईआरटी बुक के अंदर इसको एच से लिखा गया। एनसीईआरटी बुक में इसको किससे लिखा गया? कैपिटल एच, रेट ऑफ हीट फ्लो, इससे लिखा गया। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, या आप इसको एच भी लिख सकते हैं। एच का मतलब हीट नहीं है, एच का मतलब है रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, पर सेकंड कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। अच्छा, अब रेट ऑफ हीट फ्लो कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है उसको देखते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा, तो देखिए सबसे पहली क्वांटिटी हियर आई एम राइटिंग फर्स्ट क्वांटिटी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एरिया जितना ज्यादा होगा हीट उतनी ही जल्दी फ्लो करेगी। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, मतलब ये रोड जितनी मोटी होगी, जितनी थिक होगी, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी को वो ट्रांसफर करेगी पर सेकंड। नेक्स्ट, सेकंड क्वांटिटी इज लेंथ।
जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो लेंथ पे डिपेंड करती है. सो हियर आई एम राइटिंग डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट. Rate of heat flow is inversely proportionate to the length of the rod. लेंथ जितनी ज्यादा होगी हीट को ट्रांसफर होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा. लेंथ जितनी ज्यादा होगी हीट को ट्रांसफर होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा. इसको बोलने का तरीका क्या है, इसको बोलने का तरीका ये है कि रेट ऑफ हीट फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द लेंथ ऑफ द रोड. ठीक है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी पर सेकेंड हीट उतनी ही कम फ्लो करेगी. मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा. अगर ये रोड 1 मीटर की है, 1 मीटर की ना लेकर के 2 मीटर की लोगे तो डबल टाइम लगेगा. जैसे मैंने ये बताया कि यहाँ से हीट एनर्जी को यहाँ तक ट्रांसफर होने में 10 सेकंड लगते हैं. फॉर एग्जांपल 10 सेकंड लग रहे हैं, 1 मीटर की रोड है. अगर मैं इस रोड की लेंथ को डबल कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं, तो क्या होगा, तो यहाँ से हीट एनर्जी को यहाँ तक ट्रांसफर होने में 20 सेकेंड लगेगा. कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड लगेंगे सेम हीट एनर्जी को ट्रांसफर होने में. तो रेट ऑफ हीट फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा. एरिया ज्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एरिया ज्यादा होगा तो हीट जल्दी फ्लो करेगी, लेंथ ज्यादा होगी तो हीट धीरे फ्लो करेगी. थर्मल कंडक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, लेंथ बढ़ती. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, द रेट ऑफ हीट फ्लो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द चेंज इन टेम्परेचर. is directly proportionate to the change in temperature. ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है. अब मैंने टेम्परेचर डिफरेंस बताया, ये जो सोर्स है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, जो सिंक है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है. तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर मेरे पास सेम रोड है और यही हमने अरेंजमेंट किया, लेकिन ये जो सोर्स था इसका टेम्परेचर हमने रखा 50 डिग्री सेल्सियस और ये जो सिंक था यहाँ पे इसका टेम्परेचर हमने रखा 20 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 50 माइनस 20, टेम्परेचर डिफरेंस इज 30 डिग्री सेल्सियस. तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि इसमें हीट जो है वो जल्दी ट्रांसफर हो रही है. अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस है. तो इस एक्सपेरिमेंट में जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर हीट जल्दी से ट्रांसफर होगी, और जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होगी. तो रेट ऑफ हीट फ्लो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है. टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, आप टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा क्रिएट करेंगे उतनी ही जल्दी हीट फ्लो होगी, उतनी ही जल्दी क्या होगा, हीट फ्लो होगी. अब देखिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स आ चुके हैं. Rate of heat flow is directly proportionate to the area of the rod, cross section area of the rod, and rate of heat flow is inversely proportionate to the length of the rod, and rate of heat flow is directly proportionate to the change in temperature. Change in temperature, or you can say that temperature difference is directly proportional to the temperature difference. Temperature difference बोलना ज्यादा सही रहेगा. अब इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं. इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए. तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. रेट ऑफ हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एरिया एंड चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर को हम कैसे लिखेंगे, टीसी माइनस टीडी. टीसी इज द हायर टेम्परेचर एंड टीडी इज द लोअर टेम्परेचर. तो चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकाला जाएगा, आप डेल्टा टी लिखना चाहें तो डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा टी ही क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टीसी माइनस टीडी. सो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस. नेक्स्ट, एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है. तो ये फॉर्मूला बनेगा. अब इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया तो ऐसा लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, और कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा. एक और क्वांटिटी पे ये डिपेंड करेगा, वो क्वांटिटी होगी मटेरियल से रिलेटेड, सब्सटेंस से रिलेटेड. हमने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है. ये दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो रोड है वो अलग अलग लेंथ की लिए, दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी अलग है.
तो हमने ये दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी रिजल्ट आए उससे हमने ये फॉर्मुलेशन कर दिया। अब एक चीज पे और डिपेंड करेगा, जैसे कि मान लीजिए ये वाली जो रोड है ये स्टील की रोड थी, या हम लोग इसको कॉपर मान लेते हैं। ओके, ये कॉपर की रोड है और इस एक्सपेरिमेंट में जो रोड यूज कर रहे हैं वो स्टील रोड है। अब दोनों सब्सटेंस की भी तो प्रॉपर्टी अलग अलग है, ठीक है। हमने बोल दिया कि रेट ऑफ हीट फ्लो इन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, लेकिन एक क्वांटिटी पे और डिपेंड करेगा, दैट इज द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब कि ये जो रोड है वो कौन से सब्सटेंस से बनी है, किस मटेरियल से बनी है, इससे भी डिपेंड करेगा। अब उस प्रॉपर्टी को एक फॉर्मूला में लेके आए और वो प्रॉपर्टी है एक कांस्टेंट। वो प्रॉपर्टी क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। जैसे कि जो स्टील रोड होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 50.2 होती है। जो स्टील रोड होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 50.2 जूल पर सेकेंड। और जो कॉपर रोड है उसकी कंडक्टिविटी होती है 385 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी कंडक्टिविटी है। अब देख लीजिए किसमें जल्दी से हीट ट्रांसफर होगी, मटेरियल पे भी तो डिपेंड करेगा। जो कॉपर है वो एक अच्छा कंडक्टर है, इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर ये अच्छा कंडक्टर है तो ये ज्यादा हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा पर सेकेंड। और स्टील रोड जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है लेकिन इतनी ज्यादा हीट एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसकी हीट कंडक्शन है 50.2। तो एक सेकेंड में 50 जूल की एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और ये एक सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, 385 जूल। तो कॉपर ज्यादा हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, स्टील पर सेकेंड कम हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। तो हमें इस प्रॉपर्टी को भी इस फॉर्मूला में लेकर के आना है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगा, प्रॉपर्टी इस पे मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा हमें एक्सपेरिमेंट सेम रखना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट कैसा रखना पड़ेगा, सेम। अब ये जो कॉपर रोड है ये भी 1 मीटर की है, इसका जो एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट किया, सेम एक्सपेरिमेंट, उसमें यहाँ पर ये कौन सी रोड ली हमने, स्टील रोड ली। इसका एरिया भी क्या है, इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, और इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ भी 1 मीटर है। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना है, डेल्टा टी। डेल्टा टी इज 80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर भी डेल्टा टी कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए सारे पैरामीटर हमने सेम कर दिए, सभी पैरामीटर सेम कर दिए। ये कॉपर रोड है, इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर, टेम्परेचर डिफरेंस 80 डिग्री सेल्सियस है। ये स्टील रोड है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, इसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, और टेम्परेचर डिफरेंस भी 80 डिग्री सेल्सियस। तो हमने तीनों पैरामीटर्स को सेम कर दिया, एरिया सेम, टेम्परेचर डिफरेंस सेम, लेंथ सेम। लेकिन फिर भी पर सेकंड जो हीट फ्लो हो रही है वो अलग अलग आ रही है दोनों में। इसमें पर सेकंड 50 जूल फ्लो हो रहे हैं, इसमें पर सेकंड 385 जूल फ्लो हो रहे हैं। अब अगर इनकी कंडक्टिविटी अलग आ रही है तो किस वजह से आ रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, एरिया के कारण, या लेंथ के कारण? तो आंसर है कि इसका लेंथ, एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस तीनों सेम। तो इनके कारण इनकी कंडक्टिविटी अलग अलग नहीं आ रही, इनकी कंडक्टिविटी अलग आ रही है इनके मटेरियल के कारण। ये रोड कौन से मटेरियल से बनी है, कौन से सब्सटेंस से बनी है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। तो ये कॉपर से बनी है, ये स्टील से बनी है, लेकिन हमने इस फॉर्मूला के अंदर उस प्रॉपर्टी को तो लिखा ही नहीं कि मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो उस प्रॉपर्टी को अब हम ऐड करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर। कैसे ऐड करेंगे, देखिए प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा देंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। So here I am writing next statement, delta Q upon delta T is equal to K A delta T divide by L। और ये जो डेल्टा Q upon डेल्टा T है इसको हम H भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मुलेशन हो गया। न्यूमेरिकल्स के अंदर ये फॉर्मूला काम आएगा, दिस फॉर्मूला। ओके, अब हम K की बात करते हैं। K क्या है, एक कांस्टेंट है, और इसको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। और किस पे डिपेंड करता है, थर्ड स्टेटमेंट हम लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन the material
या आप ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द रॉड। किस पे डिपेंड करता है? जो रॉड है वो कौन से मटेरियल से बनी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होगा। अब रेट ऑफ हीट फ्लो किस किस पे डिपेंड करेगा? सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सब्सटेंस यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, उसके एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ पे। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेट ऑफ हीट फ्लो कम होगा, एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ हीट फ्लो ज्यादा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ हीट फ्लो भी उतना ही ज्यादा होगा, और थर्मल कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा कि आपने जो मटेरियल यूज किया उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, वो पर सेकेंड कितनी हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद सुनिए, इस K का यूनिट क्या होगा और इसके डायमेंशन क्या होंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब उसको फाइंड करते हैं। यूनिट ऑफ K, तो इस फॉर्मूला के अंदर K को इस तरफ छोड़ देते हैं, बाकी सारी क्वांटिटी दूसरी तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या था? यहाँ पर ऑलरेडी था डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। जो L है वो डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा लेंथ, और ये एरिया और चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। तो मैं इनको डिवाइड में लिख देता हूँ, एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू K। ये बन गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के बेस पर हम इसका यूनिट लिखते हैं। देखिए क्या यूनिट होंगे। सबसे पहले हीट एनर्जी, ऐसा यूनिट में बात करते हैं। हीट एनर्जी को मेजर करते हैं जूल में, डिवाइड बाय टाइम है तो जूल पर सेकेंड आ जाएगा। दिस इज जूल, डिवाइड बाय टाइम तो सेकेंड लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ है तो यहाँ पर मीटर लिख देंगे, डिवाइड बाय एरिया, एरिया को मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस को केल्विन में लिख देते हैं, ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं सब कुछ, तो ये इसका यूनिट बनेगा। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, द यूनिट विल बी जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ K। ये किसकी यूनिट हमने निकाली? दिस इज द यूनिट ऑफ K, जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। अच्छा एक बात और सुनिए, ये जो जूल पर सेकेंड है इसको वॉट लिखा जा सकता है। जैसे आप लोग पावर के बारे में पढ़ते हैं, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन जूल होता है, टाइम होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड को वॉट लिखा जा सकता है, और वॉट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल W। तो ये जो जूल पर सेकेंड है इसको W से भी लिखा जा सकता है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर पर केल्विन, ये यूनिट भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जूल पर सेकेंड जो था, जूल सेकेंड इनवर्स जो था, इसको हम लोग वॉट भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों यूनिट्स आप याद कर लीजिए इसकी। ओके, अब इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। यूनिट से बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। पहले हमने यूनिट फाइंड कर ली, इस यूनिट से हम अब इसका क्या फाइंड करने वाले? डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने वाले हैं। देखिए, अच्छा मैंने अभी लिखा था कि कॉपर की जो K है, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितना है? 385। आगे मैंने यूनिट नहीं लिखी थी, यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन, दिस इज द यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कॉपर की रॉड है अगर वो 1 मीटर की है और टेम्परेचर डिफरेंस 1 केल्विन, अगर एक कॉपर की रॉड है, देखिए ये एक कॉपर रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 1 मीटर, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर है 101 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस का, और ये 1 मीटर की है। तो ये पर सेकेंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी?
ये पर सेकंड 385 जूल की एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, ये इसका मीनिंग है। तो अगर मैंने बोला कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 385 जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 मीटर की कॉपर की रॉड लेंगे और टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन रखेंगे, उस केस में ये 385 जूल पर सेकंड ट्रांसफर करेगा थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन। इस रॉड के सभी क्रॉस सेक्शन के अंदर से इतनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी पर सेकेंड। ओके, ये एग्जांपल हो गया इसका। अब इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। K इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ जूल पर सेकेंड। जूल, जूल को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। इस फॉर्मूला को और भी चेंज कर सकते हैं। जूल को क्या लिखा जा सकता है? न्यूटन मीटर। तो मैं इसको न्यूटन मीटर लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर डिवाइड बाय सेकेंड। डिवाइड बाय आएगा सेकेंड और आएगा मीटर और आएगा केल्विन। इनवर्स में लिखा हुआ है तो मतलब डिवाइड में आएंगे, डाउनस्टेयर्स में आएंगे। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये जो न्यूटन था, इस पूरे न्यूटन को मैंने क्या लिख दिया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में है मीटर। डिवाइड बाय सेकेंड, मीटर एंड केल्विन। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड स्क्वायर इधर डिवाइड में आएगा तो इसको लिखेंगे किलोग्राम मीटर। ये किलोग्राम, ये मीटर, ये सेकेंड स्क्वायर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब, और डिवाइड में है केल्विन। ये फॉर्मूला बने चाहिए। अब इन सबके पैरामीटर्स रख दीजिए, डायमेंशन रख दीजिए। किलोग्राम, किलोग्राम के लिए लिखते हैं m1। मीटर, मीटर के लिए लिखेंगे L1। सेकेंड डिवाइड में S3, सेकेंड की पावर 3 है, डिवाइड में अपस्टेयर्स में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? T-3, और केल्विन को अपस्टेयर्स में लिखेंगे तो K-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, M1, L1, T-3, K-1। हैंड रेज करो जल्दी से। तो अभी मैं शेयर करता हूँ आपको एक टेबल। उस टेबल में आप देखिएगा कि कौन से सब्सटेंस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है और कौन से सब्सटेंस की कंडक्टिविटी सबसे कम है। फिर हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कल, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, देखिए टेबल आपके सामने है थर्मल कंडक्टिविटी की। इस कंडक्टिविटी की टेबल में देखिए क्या क्या आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? सिल्वर की है। सिल्वर की कंडक्टिविटी कितनी है? 406 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। तो 406 जूल की एनर्जी ट्रांसफर होगी 1 मीटर की लेंथ तक, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कितना रखेंगे? 1 केल्विन। सेकेंड आएगा कॉपर। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। फिर उसके बाद है कॉपर की कंडक्टिविटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं 385। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी है 205। ब्रास 109। स्टील, स्टील की कंडक्टिविटी मैंने अभी आपको बताई थी 50.2 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन। लेड, मरकरी, ये सारे मेटल्स हैं और मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या देखेगा, नॉन मेटल। सबसे पहले लिखा हुआ है इंसुलेटिंग ब्रिक। इंसुलेटिंग ब्रिक जो होती है उसकी कंडक्टिविटी है 0.15। ये इंसुलेटिंग ब्रिक क्या होती है? ऐसी ब्रिक्स आती हैं, ऐसी ईंटें आती हैं जिनके बीच में एयर कैविटीज होती है, स्पेसेस होते हैं, तो उनको बोला जाता है इंसुलेटिंग ब्रिक। नेक्स्ट कंक्रीट, बॉडी फैट। जो बॉडी फैट होती है उसकी कंडक्टिविटी है 0.20, तो मतलब वो हीट एनर्जी को जल्दी से रेडिएट नहीं करती। तो सर्दी के टाइम हमारे बॉडी के अंदर जो हीट एनर्जी है वो धीरे धीरे रेडिएट होती है सराउंडिंग के अंदर, अचानक से नहीं होती है, जल्दी कंडक्ट नहीं कर पाती है। उसके बाद पेल्ट, ग्लास, आइस, ग्लास वूल, वुड, वुड की कंडक्टिविटी 0.12 है। वाटर, वाटर की कंडक्टिविटी है 0.8। वाटर की कंडक्टिविटी भी कम है, इसीलिए इसको कूलेंट के अंदर यूज किया जाता है। कूलेंट में यूज करते हैं, ये धीरे धीरे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, और लेकिन इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। लेकिन इसकी क्या ज्यादा होती है? स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, और स्पेसिफिक हीट होती है 4186। तो इतनी हीट एनर्जी अगर इसको मिलती है तब जाकर के इसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज होता है।
नेक्स्ट एयर, नेक्स्ट आर्गन एंड नेक्स्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कंडक्टिविटी 0.14 है, ये गैसेज है। तो अब इसके एग्जांपल्स डिस्कस करने वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।